सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नंबर 37 में। मेरा नाम है अमन बहल, आप मुझे जानते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू। और इस पूरी सीरीज़ में आपको एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी की इंग्लिश ग्रामर करवा रहा हूँ। इस तरीके से करवा रहा हूँ कि इसके बाद किसी बुक को नहीं खोलना है और किसी पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है। शर्त सिर्फ एक है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इन वीडियोज़ के दौरान। अपने आप को मुझे हैंडओवर कर दो और उसके बाद में मुझे बताओ इस कोर्स को देखने के बाद इंग्लिश तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट कैसे है। शुरू करें। पिछले पार्ट में आर्टिकल को शुरू किया था 36 नंबर में, आज करेंगे आर्टिकल्स को ख़त्म। चलिए आ जाइए, ये आपका क्विज़ है। जो भी इस वीडियो में आप सीखोगे 25 रूल्स करवाने वाला हूँ आर्टिकल के बचे हुए बाकी, है ना। सारे के सारे 25 रूल्स इस क्विज़ पे अप्लाई होंगे। आप सब लोग कोशिश कर लो, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन भी दे दूंगा, है ना, आपको पता लगे आपने कितना सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT, हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल YT के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। अब कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो अभी तक हमने सीखा है। देखिए, आर्टिकल्स को डिटरमाइनर भी बोलते हैं। आर्टिकल्स आते हैं नाउन्स के लिए और नाउन से पहले आना ज़रूरी नहीं है, ये हमने पिछले पार्ट तक सीखा। आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, पहला ए, दूसरा एन और तीसरा द। तो ए और एन को तो पिछले पार्ट में अपन ने अच्छे से कर लिया। टोटल 6 रूल थे इसके, मोटे मोटे 7 रूल्स थे, है ना, जिनके बाहर कुछ भी नहीं है। ए और एन आपको अच्छे से आ चुका होना चाहिए। अब बचा कौन? द। तो आज के पार्ट में क्या करेंगे भाई, द कैसे काम करता है इसको अपने को देखना है। शुरू कर रहा हूँ, बेसिक से शुरू करूँगा। इस सेंटेंस को देख करके मुझे बताओ, आपके पास ऑप्शंस हैं 3-3, है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे अ, यहाँ पे द, 1 ए और द। कोशिश करके बताओ क्या लगेगा। मैं आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर रूल के साथ समझते हैं। चलो सेंटेंस पढ़ लें। आई गो फॉर जॉगिंग इन 1 अ या द पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस। 1 अ या द पार्क हैज़ मैनी फाउंटेन्स। मैं जॉगिंग करने जाता हूँ एक पार्क में, मेरे घर के बिल्कुल बाजू में जो है, और जो पार्क है उसमें बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, बहुत सारे फव्वारे हैं। सिंपल सा रूल है अपने पास। डेफिनिट आर्टिकल द को आपको तब यूज़ करना है जब नाउन डेफिनिट हो जाए। डेफिनिट का मतलब है पक्का हो जाए, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ किसकी बात हो रही है, और पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हो। इसका मतलब क्या है, स्पीकर और लिसनर दोनों उसके बारे में जानते हो। द तभी लगाया जाए जब सुनने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला सब जिस चीज़ के बारे में जानते हो तभी अपने को द लगाना चाहिए, है ना। तो ये रूल को अपने को अप्लाई करना है इस सेंटेंस पे। देखो, मैं पार्क में जॉगिंग करने जाता हूँ। अब ये कौन सा पार्क है अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। ये पार्क है जो मेरे घर के बाजू में है ना। तो इस पार्क के लिए द तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ये सेंटेंस दूसरा वाला ना हो तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जॉगिंग करने एक पार्क में जाता हूँ, समझ गए मेरी बात को। द लगाने से यूँ हो जाएगा कि पार्क आपको मालूम है, पार्क तो आपको पता नहीं कौन सा है। तो मैं यहाँ पे द तो बिल्कुल नहीं लगा सकता क्योंकि रीडर को मालूम नहीं है पार्क कौन सा है। अब या तो 1 आएगा या ए आएगा। पिछले पार्ट में आप सीख चुके हो 1 तब लगता है जब हमें क्वांटिटी पे एम्फसाइज करना हो और एक एडवर्ब पढ़ी हो, जस्ट पढ़ाओ, अबाउट पढ़ाओ, एग्जैक्टली पढ़ाओ। ऐसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा आपको, तो 1 भी नहीं आएगा। बचा क्या? अ आएगा। आई गो फॉर जॉगिंग इन अ पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस। ये तो हो गया फर्स्ट वाले सेंटेंस में। दूसरा देखो, 1 अ या द पार्क हैज़ मैनी फाउंटेन्स। देखो, पार्क के लिए 1 तो आएगा नहीं, अ भी नहीं आएगा यहाँ पे लगेगा द। अब द क्यों लगेगा? क्योंकि इस पार्क को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। यही कंडीशन है द की। द तब लगाया जाए जब स्पीकर और लिसनर दोनों जो हैं पार्क के बारे में जानते हो। इस सेंटेंस को लिखते ही मुझे पता लग गया कौन सा पार्क है। अब अगर पार्क को आपको फिर से डालना है तो द लगा के डालना है, क्योंकि ये हो गया डेफिनिट पार्क, है ना। तो जब भी किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाए वहीं पे द की अपने को होती है ज़रूरत। एक सिंपल सा फॉर्मूला जानने की कोशिश करें। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। माई प्रोफेसर गेव मी अ फ्यू रेयर बुक्स या द बुक्स वर नॉट अवेलेबल ऑन एनी बुक स्टोर। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कुछ रेयर सी बुक्स दी। रेयर का मतलब क्या है? ऐसी बुक्स जो सब जगह अवेलेबल ना हो। और कह रहे ये जो बुक्स थी, चाहे तो आप बुक्स बोल दो चाहे द बुक्स बोल दो, चूज करना दोनों में से एक। कह रहे ये जो बुक्स थी ये अवेलेबल नहीं थी किसी भी बुक स्टोर पे, है ना। ऐसी टीचर ने मुझे जो है ना बुक्स दी। अब देखो, यहाँ पे बुक्स को हमने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्पीकर और लिसनर को दोनों को पता लग गया कि बुक्स कौन सी हैं, प्रोफेसर ने जो दी हैं। अब मैं यहाँ पे चूज करूँगा द बुक्स। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? हमें यहाँ पे बुक्स की जगह रखना है द बुक्स, क्योंकि बुक्स को आपने पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है सेंटेंस के अंदर। वैसे ही आई बॉट शुगर फ्रॉम द मार्केट
इस केस में मैं बोलूँगा द शुगर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। मैंने मार्केट से शुगर को ख़रीदा और ये जो चीनी थी बहुत फ्रेश थी, ताज़ी थी और बड़ी मीठी थी। शुगर के आगे भी द लगा रहा हूँ मैं क्योंकि शुगर को पहले से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट के मन में होता है ना, वो ये होता है सर द सिंगुलर के लिए आता है या प्लूरल के लिए आता है। ध्यान से देखना, पिछले वाले केस में हमने लगाया था पार्क के लिए, पार्क होता है सिंगुलर। इस केस में द लग रहा है बुक्स के आगे, बुक्स होती हैं प्लूरल। और इस केस में द लग रहा है एक मटेरियल नाउन के आगे, शुगर के आगे, जो कि काउंटेबल भी नहीं है, और यहाँ भी इसके आगे जो हम द चिपका रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि द जो है ना किसी भी नाउन के आगे आ सकता है। अपने दिमाग से इस वहम को निकाल देना, सिंगुलर के आगे द आता है या प्लूरल के आगे द आता है या कॉमन के आगे आता है या एब्सेंट के आगे आता है कि मास के आगे आता है। द की जहाँ इच्छा होगी वहाँ आ जाएगा, रूल अप्लाई होगा तो द को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरह के नाउन के आगे। चलो अब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेसिक आपने द के बारे में जान लिया है, कब लगाया जाता है ऐसे एक नाउन के लिए जिसको पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो सेंटेंस में। अब आ जाओ इस सेंटेंस को देखो, ये वही सेंटेंस है पिछले वाला, है ना, आई बॉट शुगर फ्रॉम द मार्केट द शुगर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। अगर मैं ऐसा करूँ, इतने वाले को अलग कर दूँ, मतलब इस वाले को आप निकाल दो, ये वाला जो है ना इसको पूरे को यहाँ से कर दो रिमूव। अब देखो बचेगा क्या आपके पास बचेगा ये द शुगर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे द लगाया जाए या ना लगाया जाए। ध्यान देना, इस सेंटेंस से आपको कुछ नहीं पता लग रहा ये शुगर कौन सी है, ये शुगर कहाँ से आई है, कौन लेकर के आया था, किस टाइप की शुगर है। द लगाने का मतलब ये है इस शुगर के बारे में मुझे पता है, लिखने वाले को भी और बताने वाले को भी। ऐसा नहीं है, इस केस में शुगर के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, द बुक्स वर अवेलेबल नॉट अवेलेबल ऑन एनी बुक स्टोर। तो हमने आधा अगर सेंटेंस उठाया है और द के साथ में उठा लिया है तो आप हमेशा याद रखें ऐसे केस में आप द को प्रिफर नहीं करेंगे। समझ गए? शुगर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बुक्स वर नॉट अवेलेबल ऑन एनी बुक स्टोर। अगर आपको आधा सा सेंटेंस देखने में मिले और आपको लगे कि भाई इस सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, वो नाउन डेफिनेट नहीं बैठ रहा है, तो आप कभी भी क्या करेंगे, द को यूज़ नहीं करेंगे, प्रिफर करेंगे द के बिना इस सेंटेंस को यूज़ किया जाए। ठीक है, अब बेसिक हो गया आपका रेडी। यहाँ से शुरू करते हैं द के सारे रूल्स को एक एक करके, है ना। लेकिन उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेस्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। देखो आर्टिकल द को किताबों से पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक सीधी सी लिस्ट बना देते हैं और बता देते हैं हमेशा द को यूज़ करें इन नाउन्स के आगे, फिर बता देते हैं इन नाउन्स के आगे कभी भी यूज़ ना करें। और फिर कई किताबें बोलती हैं यहाँ पे यूज़ करना है और कई किताबें बोलती हैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना। मतलब दोनों ही केस पॉसिबल आपको दिखाई देंगे। तो ये जो वीडियो है वो इस तरीके से बनाई हुई है कि इसके बाद कन्फ्यूजन आपको ज़िंदगी में ना हो, यहाँ पे द लगना है या नहीं लगना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैनुअल से आगे बढ़ना है। सबसे पहले नाम क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम है अमन बहल, आपका नाम होगा सलमान खान या माधुरी दीक्षित, ये नाम है हमारे, है ना। नामों के आगे कभी भी आप क्या करेंगे, द को यूज़ ना करें। जैसे ये रूल नंबर 1 है अपना ना, नामों के आगे कभी भी यूज़ नहीं करना। जैसे रणवीर कपूर या द रणवीर कपूर इज़ अ टैलेंटेड एक्टर। रणवीर कपूर एक टैलेंटेड एक्टर है। अब दुनिया में रणवीर कपूर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक ही है ना, जो एक्टर है इंडियन की बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एक नाम है, प्रॉपर नेम है। इस केस में मैं क्या करूँगा, ये द रणवीर कपूर वाला गलत हो जाएगा, ये मेरा सही है। अब देखो इसका दूसरा रूल समझो। आपको कभी कभी फैमिली नेम मिलेगा जिसके एंड में एस लगा होगा, है ना, उनके साथ में हमेशा द को यूज़ किया जाए। वो बताते हैं पूरे परिवार को। जैसे इस सेंटेंस में देखो, कपूर्स या द कपूर्स आर टैलेंटेड। कपूर परिवार जो है, कपूर्स का मतलब है सभी कपूर्स, है ना, जितने भी बॉलीवुड में कपूर्स हैं। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी कपूर्स हैं वो सभी के सभी टैलेंटेड हैं। अगर आप जब भी किसी भी, जैसे अग्रवाल्स बना लिया, गुप्तास बना लिया, कपूर्स बना लिया, बहल्स बना लिया, है ना, जब भी ऐसा काम करोगे एस लगा करके पूरी फैमिली को बताओगे, हमेशा और हमेशा यूज़ करें द को। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, द जो है ना, द हमेशा प्लूरैलिटी को प्रिफर करता है। आप आगे भी कई केसेस देखोगे
जब भी प्लूरल होते हैं प्रॉपर नाउन द को लगाया जाता है। ये प्लूरैलिटी की वजह से ही हम द को यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर है तो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे। अब देखो तीसरा सेंटेंस, अगर आपको कभी प्रॉपर नाउन के आगे द मिल जाए और कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा हो, वहाँ भी आपको द जो है ना वो लगाए रखना है। जैसे चाणक्य है, द चाणक्य या चाणक्य इज़ नोन एज मैकियावेली या द मैकियावेली ऑफ इंडिया। चाणक्य जो थे वो जाने जाते हैं इंडिया के मैकियावेली की तरह। अब ये मैकियावेली कौन है? ये एक पश्चिम के वेस्ट के चाणक्य थे। जैसे इंडिया में जो चाणक्य ने काम किए हैं ना, जो सारे दिमागी काम किए हैं वो पश्चिम में इन्होंने किए हैं ना, वेस्ट के अंदर। तो चाणक्य को कहा जाता है कि वो हमारे मैकियावेली हैं इंडिया के। अब देखो चाणक्य एक आदमी का नाम है, इसके आगे द नहीं आएगा। मैकियावेली भी एक आदमी का नाम है, इसके आगे भी द नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली ऑफ इंडिया, मैकियावेली ऑफ इंडिया, इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि ये मैकियावेली थे इंडिया के। हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के एक समझदार आदमी थे, समझ गए ना, वाइज पर्सन। मैकियावेली ऑफ इंडिया का मतलब है मैकियावेली के जैसा ही इंडिया का एक जो है ना समझदार आदमी था चाणक्य। तो यहाँ पे मैकियावेली को हम बता नहीं रहे हैं, उसको एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, समझ गए ना। तो इस केस में मैकियावेली नहीं, आप यूज़ करेंगे द मैकियावेली ऑफ इंडिया, समझ गए। जैसे एक सेंटेंस और आप सुनते होंगे, अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है इंडिया का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर एक सिटी का नाम है। आप आगे देखोगे सिटी के नाम से पहले द नहीं आता, लेकिन द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब मैनचेस्टर सिटी की बात नहीं हो रही है, इंडिया की उस सिटी की बात हो रही है जहाँ पे मैनचेस्टर जितना जो है काम होता है उतनी प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे हम द मैनचेस्टर लिखते हैं। आगे आ जाओ रूल नंबर 2 पे, डेजिग्नेशंस। डेजिग्नेशन क्या होती हैं? जैसे ऑफिस में बॉस है, आपका मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, सभी के सभी ओहदों के सामने हमेशा द को लगाया जाए। रूल हमारा ये कहता है प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट इज़ ऑन एन ऑफिशियल टूर। जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक ऑफिशियल टूर पे गए हुए हैं, ओहदा है प्रेसिडेंट अपने आप में, हमें द को लगाना पड़ेगा। अब देखो हम लगाते क्यों हैं? द को लगाने का रीज़न ये है कि द लगा करके हम बता रहे हैं वो खास प्रेसिडेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं। देखो प्रेसिडेंट एक कंपनी का भी हो सकता है, प्रेसिडेंट किसी देश का भी हो सकता है, प्रेसिडेंट कोई फर्म का भी हो सकता है, कोई फाउंडेशन का भी हो सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो खास प्रेसिडेंट है ना, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो एक ऑफिशियल टूर पे हैं। अब वैसे ही प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट कलाम वॉज अ साइंटिस्ट। जो प्रेसिडेंट कलाम थे वो एक साइंटिस्ट थे। इस केस में द को नहीं लगाएंगे। रूल ये कहता है जैसे ही आप डेजिग्नेशन के बाद में नेम को रखें द की ज़रूरत नहीं है। देखो प्रेसिडेंट जब लिखा था तब हमें उनका नाम नहीं पता था कौन है, हमने द लगा के बताया कि ये हमारे वाले प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम, हमारी कंपनी के या हमारे देश के। लेकिन जैसे ही कलाम साहब आपने लिखा, अब यहाँ पे इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कौन से प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ऐसे केस में द को ड्रॉप किया जाता है। सारा लॉजिक से समझा रहा हूँ कैसे द लगेगा और क्यों नहीं लगेगा। और आगे बढ़े रूल नंबर 3 पे, थोड़ा फास्ट करते हैं, 25 हैं अपने पास, है ना। इंडिया या द इंडिया इज़ सिचुएटेड इन एशिया या द एशिया। सीधा सा रूल समझ लो, जगहों के नाम के आगे, प्लेसेस या लोकेशंस के नाम के आगे कभी भी द ना लगाएं। जैसे कॉन्टिनेंट हो, कंट्री हो, स्टेट हो, स्ट्रीट हो, सिटी हो, इनके आगे क्या है, कभी भी द नहीं लगाएं। तो इंडिया या द इंडिया सिचुएटेड इन एशिया, देखो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इंडिया एक कंट्री है। अगर ऐसा है तो द इंडिया नहीं इंडिया, इंडिया इज सिचुएटेड, और द एशिया नहीं एशिया। समझ गए ना, जगहों के नाम के आगे कभी भी द को ना लगाएं। अब इस रूल को और आगे समझते हैं। इस सेंटेंस को देखो, सूरत इज सिचुएटेड इन गुजरात या द गुजरात। अब देखो सिटी जो है सूरत, ये भी एक जगह का नाम है, यहाँ भी द नहीं लगेगा। और गुजरात एक स्टेट है, स्टेट के नाम के आगे भी द नहीं लगेगा। पर इस सेंटेंस को देखो, सूरत सिटी या द सूरत सिटी इज सिचुएटेड इन द गुजरात स्टेट या द गुजरात स्टेट, यहाँ पे द को निकाल देना, तो गुजरात स्टेट या द गुजरात स्टेट। अब देखो इस केस में इस रूल को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, आपको जब भी जगहों का नाम एज एन एडजेक्टिव मिले तब द को लगाएं। देखो यहाँ पे जो द आया ना वो सिटी के लिए आया है, और कौन सी सिटी है, सूरत सिटी। यहाँ पे बनारस सिटी भी हो सकती थी, जयपुर सिटी भी हो सकती थी, बंगलोर सिटी भी हो सकती थी, पुडुचेरी की सिटी भी हो सकती थी। ये एक एडजेक्टिव है। अगर ऐसा है, इस नाउन के लिए इस एडजेक्टिव की वजह से हम द को लगाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो जब भी जगहों के नाम एडजेक्टिव का काम करते हैं किसी नाउन के आगे, वो बिंदास अपने आगे द लेते हैं। इस केस में बोलूँगा द सूरत सिटी इज सिचुएटेड इन द गुजरात स्टेट, ये वाला द निकाल देना, द गुजरात स्टेट, है ना, ये वाला मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला रूल चलेगा। अब इसी रूल को और आगे एक्सटेंड करते हैं। ऐसी कुछ कंट्रीज़ भी हैं हमारे पास और सिटीज़ भी हैं जिनके आगे हमेशा द आता है। वैसे तो सिटीज़ के आगे द नहीं आता, वैसे तो कंट्रीज़ के आगे द नहीं आता, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं हमारे पास फिक्स हैं जिनके आगे द लगा हुआ है। अब देखो वो कौन सी हैं। सारी कंट्रीज़ के नाम आपके सामने आ रहे हैं एक एक करके।
लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है मेरे भाई लोग, इन सब के अंदर आपको दिखेगी प्लूरैलिटी। मैंने बताया ना, प्लूरैलिटी को द बहुत ज़्यादा जो है ना प्रीफर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अपने नाम से यूँ बता रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स का एक यूनियन है, प्लूरैलिटी है, द लग गया। द यूनाइटेड किंगडम, एक किंगडम है जो यूनाइटेड है, मतलब बहुत सारे किंगडम्स का एक बना हुआ किंगडम है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म निकालोगे वहाँ भी आ जाएगा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिलीपींस, पीछे एस आ रहा है, फिलीपींस एक टापुओं का ग्रुप है, वैसे एक देश है लेकिन पीछे एस लगाता है हमेशा, और एक टापुओं से बना हुआ देश है तो द लग जाएगा। नेदरलैंड्स के पीछे भी एस लगा हुआ है। वेस्ट इंडीज़ भी टापुओं का एक देश है। बहामास भी, देखो देख रहे हो ना, बहामास, तो द लगा लेगा। वर्जिन आइलैंड्स, द लगा लिया। अच्छा, द हाग, इसको हेग बोलते हैं या हाग बोलते हैं, जर्मन में इसको हाग बोला जाता है ना। ये एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम के आगे द लगाया है उन्होंने, मतलब इस कंट्री का नाम ही द हाग है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये द वो वाला द नहीं है, हमारा वाला द नहीं है, ये किसी जर्मन लैंग्वेज से किसी वर्ड को आज की डेट में उन्होंने द बना दिया है। तो द हाग में ये द है, ये आर्टिकल नहीं है, इसको द हाग ही बोला जाता है सिटी को। एक और चीज़ का ध्यान रखना, द रिपब्लिक ऑफ एनी कंट्री जो है ना, जैसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ कोई भी कंट्री लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, जब भी किसी कंट्री के नाम को इस फॉर्म में लिखा जाए, द रिपब्लिक ऑफ कोई भी कंट्री, हमेशा द को यूज़ किया जाए रिपब्लिक से पहले। इस पे कौन सा रूल लगेगा, ये ऑफ वाला आगे रूल आएगा, वहाँ मैं बता दूंगा, यहाँ से कनेक्ट करके रखना। चलो आ जाओ रूल नंबर 4 पे। नोट्स पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में, आराम से चला करके देख लेना बाद में नोट्स को, है ना। आपको एक दो बार करना पड़ेगा इसको रिवाइज। देखो हमारा रूल नंबर 4 सीधा सा रूल है, सीज, ओशियंस, कैनाल्स, कैनाल मतलब नहर, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे आपने पीछे फिलीपींस देखा, बहामास देखा, और जंगल फॉरेस्ट, और माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रेणियाँ, इन सब के आगे आप हमेशा द को लगाएं। पर इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, अगर आपको कोई लेक मिल जाए, कोई इंडिविजुअल माउंटेन मिल जाए या आइलैंड मिल जाए, उसके आगे द को ना लगाएं। रूल पूरे लॉजिक से समझाऊंगा, पहले रूल को समझ लो, है ना। याद कैसे रखना वो मैं भी बताता हूँ। समंदरों के नाम, ओशियंस के नाम, नहरों के नाम, माउंटेन रेंजेस और जंगलों के और रेगिस्तानों के नाम और आइलैंड्स के ग्रुप के नाम के आगे हमेशा द को लगाना है। एक अकेली लेक हो, एक अकेला पर्वत हो या एक अकेला आइलैंड हो, उसके आगे नहीं लगाना। पहले इसको अपने सॉल्व करते हैं, फिर लॉजिक बताता हूँ। लेक बेकाल या द लेक बेकाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम पैसिफिक ओशियन या द पैसिफिक ओशियन। जो लेक बेकाल है वो ओरिजिनेट होती है इस पैसिफिक ओशियन से। देखो ओशियन जो है अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो द लेता है, सी और ओशियन लेते हैं, तो यहाँ तो लगाऊंगा द पैसिफिक ओशियन। लेकिन लेक के आगे कभी द नहीं आता, लेक के आगे कभी भी द नहीं आता, तो यहाँ लिखूंगा लेक बेकाल। समझ गए? वैसे ही माउंट एवरेस्ट या द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयस या द हिमालयस। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। देखो हिमालय है एक पर्वत श्रेणी, इसके आगे द आएगा। माउंट एवरेस्ट है एक पहाड़, एक सिंगल इंडिविजुअल माउंटेन, इसके आगे द नहीं आएगा। तो मैं बोलूँगा माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालयस। समझ गए ना मेरी बात? अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अकेला माउंटेन जो है वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, और माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन होते हैं, प्लूरैलिटी आ गई। प्लूरैलिटी को द हमेशा सपोर्ट करता है, इस वजह से इस पर हम द लगाएंगे। समझ गए ना? अकेले माउंटेन पे द को नहीं लगाना, अकेले आइलैंड पे द को नहीं लगाना। और सी, ओशन और कैनाल्स है ना, एक्चुअल में आप देखोगे ना वर्ल्ड के सारे ओशन आपस में मिले हुए हैं। जब भी आप ओशन बोलोगे तो वास्तव में तो वो सारे ओशंस का एक समूह है। सी भी ऐसा ही है, कैनाल्स भी ऐसी हैं, है ना। स्वेज कैनाल है, ये सब कैनाल्स जो हैं आपस में मिली हुई हैं, इनके आगे अपने द लगा देते हैं, प्लूरैलिटी आ रही है। लेकिन लेक क्या होता है, एक छोटे से एरिया के अंदर एक तालाब होता है छोटा सा, उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं होता। समझ रहे हो बात को? तो लॉजिक इन्होंने ये बनाया अंग्रेजों ने, इनके आगे हम द इसलिए नहीं लगाते, एक तो ये बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ये जो है किसी जगह से मिला नहीं हुआ, इसमें कोई प्लूरैलिटी का कोई आपको देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे। अब देखो कुछ सेंटेंसेस करेंगे। माउंटेन और माउंटेन रेंजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है और कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, ठीक है। ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं, सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, रॉकी, हिमालय, अरवली, हिंदू कुश, ये पाकिस्तान में है, एटलस है ना, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, एंडीज, आप्स, ये सारी की सारी जो है माउंटेन श्रेणीज हैं, मतलब पर्वत श्रेणियाँ हैं, और ये सारे हैं इंडिविजुअल माउंटेन्स। तो इनके आगे हमेशा द लगेगा, इनके आगे कभी भी द नहीं लगेगा। किलिमंजारो, नंगा पर्वत, माउंट ब्लैंक, माउंट फ्यूजी, है ना, कंचनजंगा, K2 एवरेस्ट, इनके आगे कभी भी द को ना लगाएं। देखो पूरा आपको रिसर्च कंटेंट दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको दिमाग में बिठाना है आपको, सारा आर्टिकल वाला चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ो फटाफट रूल नंबर 6 पे।
अर्थ पे जितने भी इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उन सब के आगे द लगाना है। कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई? जैसे कि इक्वेटर है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। ये सब इमेजिनरी हैं। भूमध्य रेखा वास्तव में कोई रेखा नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो कर्क रेखा है ना, ये सब जो है वास्तव में नहीं है, इमेजिनरी हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने ही बनाए हैं अपने दिमाग में। साउथ पोल पे कोई पोल नहीं लगा हुआ, कोई खंबा नहीं गड़ा हुआ, नॉर्थ पोल भी ऐसा ही है। तो ये सब इमेजिनरी पॉइंट्स हैं अर्थ पे। इमेजिनरी पॉइंट्स के आगे हम द लगा करके इनको हमेशा यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर और द इक्वेटर्स में से चूज करूंगा मैं द इक्वेटर को। द इक्वेटर पासिस थ्रू दिस आइलैंड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से मैं चूज करूंगा द लगा के, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पास होती है गुजरात से, है ना। गुजरात एक स्टेट है, इसके आगे कभी भी द नहीं लगेगा। लेकिन गुजरात के आगे अगर स्टेट लगा दूं मैं तो यहाँ द मुझे लगाना पड़ेगा। अभी पीछे करके आए हो ना, द गुजरात स्टेट, है ना। चलो बड़े रूल नंबर 7 पे, सरकारों से जुड़ी हुई हर चीज़ के आगे द लगाएं। चाहे सरकारों से जुड़ी हुई कोई सरकारी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सरकारी कोई संस्था हो, क्लब हो, एसोसिएशन हो, कमेटी हो, सरकारी ऑर्डर हो, सब के आगे आपको द लगाना है सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों पे। इंडियन गवर्नमेंट या द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट डॉक्टर टू फाइट द पैंडमिक। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि डॉक्टर्स को रिक्रूट करेगी महामारी से फाइट करने के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार आ गई ना, तो द इंडियन गवर्नमेंट। वैसे ही अ फ्यू लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया। देखो पॉलिटिकल पार्टी के आगे हमेशा द आता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एलडीएफ हो, यूडीएफ हो, जो भी हो, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बैंड बिटकॉइंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिटकॉइंस को बैन कर दिया है। सरकारी संस्था है, इसके आगे भी द लगेगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आरबीआई लिखा हुआ है तो भी उसके आगे द लगा दो। ये रूल आगे आएगा एक्रोनिम्स वाला, वहाँ बताऊँगा। आरबीआई लिखा हो, इसको कांग्रेस को आईएनसी लिखा हो, भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी लिखा हो, यूनाइटेड नेशंस को यूएन लिखा हो, सब सरकार से रिलेटेड है, इनके आगे द लगाना है, चाहे पूरा नाम है, चाहे इनका एक्रोनिम है, इनका शॉर्ट फॉर्म है। चलो बढ़े आगे रूल नंबर 8 पे, किसी भी सब्जेक्ट के आगे द ना लगाएं। किसी भी विषय के आगे, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये अपने आगे कभी भी द नहीं लेते। लेकिन हर थ्योरी और इफेक्ट के आगे द लगेगा। जैसे मैथमेटिक्स या द मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, द को निकाल दो। शालिनी इज़ परस्यूइंग ए डॉक्टरेट इन पार्टिकल फिजिक्स। शालिनी परस्यू कर रही है एक डॉक्टर की डिग्री को पार्टिकल फिजिक्स में, ये भी एक सब्जेक्ट है। क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, समझ गए ना। द को रिमूव कर दो, पार्टिकल फिजिक्स बिना द के। अब यहाँ देखो मॉडर्न फिजिक्स या द मॉडर्न फिजिक्स इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो बेस्ड है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। देखो मॉडर्न फिजिक्स तो आप समझ ही गए, ये एक सब सब्जेक्ट है ना, ये एक जो है साइंस का जो है एक स्ट्रीम है, इसके आगे तो द मत लगाएं, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी या रिलेटिविटी, इसके आगे आपको द लगाना है। थ्योरियों के आगे द डॉपलर इफेक्ट, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके आगे आपको द लगाना है, ठीक है। चलो एक साथ में ले रहा हूँ मैं ना, पढ़ने लिखने वाली चीज़ें एक ही स्लाइड में आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया और थ्योरी भी आ गई। आ जाओ आगे, स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट्स। किसी भी खेल के आगे द को ना लगाएं। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है ना, कोई भी खेल हो दुनिया का, उसके आगे द नहीं लगाना। फुटबॉल या द फुटबॉल इज़ अ टीम गेम। फुटबॉल एक टीम का गेम है ना। अब देखो द फुटबॉल नहीं लगेगा, फुटबॉल ही लगेगा, फुटबॉल इज अ टीम गेम। और यहाँ देखो अब इसका आगे रूल को एक्सटेंड कर रहे हैं अपने, जब स्पोर्ट्स को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाए तब द को लगाया जा सकता है। तो देखो फुटबॉल टीम या द फुटबॉल टीम विद 2 इंजर्ड प्लेयर्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। फुटबॉल टीम 2 चोटिल खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। अब देखो ये जो द लगेगा ना, यहाँ पे द आएगा, ये आएगा टीम के लिए। टीम कौन सी है? फुटबॉल टीम। फुटबॉल क्या काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का, समझ गए ना। जब खेलों के नाम किसी नाउन के साथ में अटैच हो जाते हैं, एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं, उस केस में द उस नाउन के लिए आएगा, इस खेल के नाम की वजह से नहीं आएगा। तो यहाँ पे द फुटबॉल टीम आपको चूज करना है, यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। और लास्ट क्या है? किसी भी स्पोर्टिंग टूर्नामेंट के आगे लगाना है। जैसे बैडमिंटन के आगे नहीं लगेगा, लेकिन बैडमिंटन का कोई टूर्नामेंट होगा उसके आगे लगेगा। फुटबॉल के आगे नहीं लगेगा, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के आगे लगेगा। क्रिकेट के आगे नहीं लगेगा, लेकिन क्रिकेट की कोई सीरीज होगी उसके आगे लग जाएगा। तो फ्रेंच ओपन, यहाँ फ्रेंच ओपन कर लेना, मैंने रिवोल्यूशन लिख दिया है। तो फ्रेंच ओपन या द फ्रेंच ओपन और फीफा वर्ल्ड कप या द फीफा वर्ल्ड कप आर स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन नवंबर दिस ईयर। ये दोनों टूर्नामेंट स्केड्यूल्ड हैं
टेक प्लेस करेंगे, होने वाले हैं इस साल के नवंबर में। दोनों ही क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। यहाँ भी द फ्रेंच ओपन कर लेना ना, रिवोल्यूशन नहीं, फ्रेंच ओपन, और यहाँ भी द फीफा वर्ल्ड कप। समझ गए कैसे स्पोर्ट्स को आपको डील करना है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंपनी के नाम के आगे द ना लगाएं। कंपनियां अपने आप में यूनिक है। फेसबुक को द लगा करके द फेसबुक लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के आगे द लगा करके द माइक्रोसॉफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। रूल आपका यही कहता है किसी भी कंपनी के आगे द को ना लगाएं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नाम में द रजिस्टर करवाया हुआ है, ऑफिशियल नाम को उन्होंने द लगा के लिखा हुआ है। अब वो कंपनियों के नाम में द आएगा ही आएगा। जैसे द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, इसने द लगाया हुआ है। जैसे द कोका कोला कंपनी, एक दो और भी हैं, जैसे द जेरोक्स कॉरपोरेशन है, द फोर्ड मोटर्स कंपनी, शायद ये भी है ना, चेक कर लेना। 4-5 ही कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जिनको सब जानते हैं। ऐसी 4-5 कंपनियां हैं जिनके नाम के आगे द लगता है। इस पे ज़्यादा लोड मत लो, समझ गए ना। लोड लेना है इस चीज़ पे कि कोई भी कंपनी इन जनरल एज अ रूल ऑफ थंब अपने आगे द को नहीं लेती है ना। इस चीज़ को याद रखें आप। आगे बढ़ो सेलेस्टियल बॉडीज़ पे। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है, किसी किताब में आपको समझा करके नहीं आएगा, है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है किसी भी प्लेनेट के आगे नाम के आगे द ना लगाएं। किसी भी प्लेनेट के नाम के आगे द ना लगाएं। दूसरा क्या कहता है कॉन्सेप्ट, अर्थ, मून और सन के आगे द लगा सकते हैं अगर इनका पहला अक्षर बड़ा नहीं किया हुआ है। और तीसरा रूल क्या कहता है, द आगे लगाएंगे स्काई के, द लगाएंगे आगे ओशन के, द लगाएंगे आगे सी के, है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ रूल ऐसा बना क्यों है। अर्थ के आगे लग रहा है द और मार्स के आगे नहीं लगेगा, जुपिटर के आगे नहीं लगेगा, ऐसा क्यों है। देखो अर्थ जो है ना, अर्थ ये हमारी धरती का नाम नहीं है, हमारी धरती का नाम है टेरा। मार्स का नाम मार्स है साइंटिफिक नेम, लेकिन अर्थ का नाम है टेरा। सन जो है ना हमारा सन, उसका नाम है हिलियो या हिलियस, चेक कर लेना। और मून जो है इसका साइंटिफिक नाम है लूना। तो इनके साइंटिफिक नाम तो हम बोलते ही नहीं है। जैसे मार्स को मार्स बोलते हैं, जुपिटर को जुपिटर बोलते हैं, सैटर्न को सैटर्न बोलते हैं, मरकरी को मरकरी बोलते हैं, है ना, वीनस को वीनस बोलते हैं, लेकिन अर्थ को टेरा नहीं बोलते। इसका साइंटिफिक नेम हम यूज़ नहीं करते। तो ये तो है इसका प्रॉपर नेम। अगर हम टेरा लिखना चाहें तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मार्स के आगे नहीं लगाओ, टेरा के आगे मत लगाओ। मून की जगह अगर आप लूना लिख दें तो मून के आगे लूना के आगे द लगाने की ज़रूरत नहीं है। सन की जगह अगर आप हिलियो लिख दें तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने इनके कॉमन नेम बना रखे हैं इन तीनों के, है ना। ये कॉमन नाउन है अर्थ, मून और सन, इसलिए इनके आगे हम द लगा के बताते हैं हमारी धरती, हमारा मून और हमारा सन। समझ गए ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इन तीनों को यूज़ करने का। दूसरा, आजकल बोलचाल की भाषा में इनको प्रॉपर नाउन भी माना गया है। अगर अर्थ को बड़ा करके लिखा गया हो, पहला अक्षर बड़ा हो, या मून का पहला अक्षर बड़ा हो, प्रॉपर नाउन बनाया हो, या सन का पहला अक्षर बड़ा हो, उस केस में भी द लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर वाटर ऑन मार्स या द मार्स, साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं पानी को मार्स के ऊपर। अब मुझे बताओ, मार्स जो है एक प्लेनेट का नाम है। अगर प्लेनेट का नाम है, पहला अक्षर बड़ा है, तो द का कोई काम नहीं है यहाँ पे, है ना। वैसे ही अर्थ या द अर्थ इज स्मॉलर देन सन या द सन इज, अर्थ जो है वो छोटी है जितना जो है जो अपना सन है, जो अपना सूर्य है। देखो अर्थ का पहला अक्षर बड़ा हो रहा है ई, आपको क्या करना है, इस द को निकाल देना है। आप बोलोगे अर्थ इज स्मॉलर देन, यहाँ पे एस का पहला अक्षर बड़ा हो रहा है सन। लेकिन यहाँ देखो, अर्थ या द अर्थ इज स्मॉलर देन सन या द सन, यहाँ पे सन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। अर्थ का भी पहला अक्षर बड़ा नहीं है, इसको भी कॉमन नाउन बनाया गया है। इन दोनों ही केस में द अर्थ और द सन बिल्कुल ठीक है। समझ गए ना। या तो अर्थ का ई बड़ा कर दो, इसको प्रॉपर बना दो, द को निकाल दो। सन का एस बड़ा कर दो, मून का एम बड़ा कर दो, और या फिर छोटा रखो और द लगा दो, बिंदास। चलो सेलेस्टियल बॉडी सीख लिया आपने। भाषाओं का लैंग्वेजेस के आगे कभी भी द को ना लगाएं जब वो एज ए नाउन जो है ना यूज़ होती हैं, है ना। एज ए नाउन यूज़ होती हैं तभी नहीं लगाना है। जैसे इंग्लिश या द इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज वाइल चाइनीज़ या द चाइनीज़ इज़ स्पोकन ओनली इन चाइना। इंग्लिश जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सारी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि जो चाइनीज़ है वो बोली जाती है सिर्फ और सिर्फ चाइना में। देखो इंग्लिश की भाषा की बात हो रही है, एक नाउन की तरह बात हो रही है। चाइनीज़ भी एक भाषा है, इसकी भी नाउन की तरह बात हो रही है। दोनों ही केसेस में द को ड्रॉप कर दो। लेकिन इसका रूल का आगे क्या कहता है अपने को पार्ट, अगर भाषाओं को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाए तब द को लगा के आना है। इंग्लिश लैंग्वेज या द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ मैनी ईडियम्स। देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश है एक एडजेक्टिव, लैंग्वेज है एक नाउन।
समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे इंग्लिश भाषा की बात नहीं हो रही, वैसे तो ये भाषा ही बन गई, लेकिन ये जो इंग्लिश है इसका मतलब है रिलेटेड टू इंग्लैंड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही भाषा कभी एडजेक्टिव बन जाए उसके बाद में आने वाले नाउन के लिए द लेगी, तो मैं बोलूँगा द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ मैनी इडियम्स। वैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच एक एडजेक्टिव है, कौन सा रिवोल्यूशन? जो फ्रांस में हुआ था, तो द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। इस सेंटेंस में द बिल्कुल ठीक है। फ्रेंच एज अ लैंग्वेज द नहीं लेगा, लेकिन फ्रेंच एज एन एडजेक्टिव इस केस में द को लेगा। बढ़े अगले रूल नंबर 13 पे। मोहिनी इज गुड एट प्लेइंग गिटार या द गिटार। शालिनी ऑलवेज वॉन्टेड ए गिटार या द गिटार लाइक दैट। आपको गिटार के आगे, फ्लूट के आगे, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे कभी द देखने को मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, तब तो आपको द लगाना ही है, और अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बजाने की बात नहीं हो रही है तब द को नहीं लगाना है। शालिनी बजाने में अच्छी है गिटार को बजाने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे द गिटार आएगा। और शालिनी हमेशा चाहती थी ऐसा ही एक गिटार, हमेशा चाहती थी ऐसा ही गिटार, बजाने की बात नहीं हो रही, वो चाहती थी ऐसा ही एक गिटार, तो शालिनी ऑलवेज वांटेड अ गिटार लाइक दैट, ना कि द गिटार लाइक दैट। समझ गए ना? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाने की बात हो सेंटेंस में तो द लगा दें, बात ना हो रही हो तो द को ड्रॉप कर दें। बस यही लॉजिक है, किताबों में अच्छे से समझाया नहीं हुआ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अब देख लो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स के देखो रूल ये कहता है, न्यूज़पेपर्स हमेशा अपने नाम से पहले द लेंगे, मैगजीन्स अपने नाम से पहले द नहीं लेगी। तो देखो, द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क टाइम्स या द न्यूयॉर्क टाइम्स लास्ट ईयर। आर्टिकल पब्लिश हुआ था इस न्यूज़पेपर में पिछले साल। न्यूज़पेपर है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो यहाँ पे द को आपको लगा के आना पड़ेगा। समझ गए ना? ध्यान रखना, आपने न्यूज़पेपर का नाम सुना है दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर है ना। दैनिक भास्कर ने खुद ही अपने नाम के आगे द नहीं लगाया। अमर उजाला, अमर उजाला, कहने का मतलब क्या है, हिंदी के न्यूज़पेपर अधिकांश ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने आगे द ड्रॉप किया हुआ खुद जानबूझ के। अब कोई ग्रामर रूल इन पे नहीं लग सकता, ये कहते हैं द नहीं लगाना तो नहीं लगाना। समझ रहे हो ना? एक्सेप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको। द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, इनके आगे द आ रहा है, लेकिन दैनिक भास्कर के आगे नहीं आ रहा। अब उनकी मर्जी है तो नहीं आ रहा, क्या कर लें, है ना। वैसे ही इंडिया टुडे या द इंडिया टुडे इज़ इंडियाज़ लीडिंग मैगजीन, ये मैगजीन इंडिया की सबसे आगे की मैगजीन है, लीडिंग है, एक मैगजीन है, इसके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन के आगे द लगता है, क्योंकि इन्होंने अपनी मैगजीन का नाम रखा हुआ द इकोनॉमिस्ट। इनकी मैगजीन को ही इन्होंने नाम दिया हुआ द इकोनॉमिस्ट, है ना। तो द इकोनॉमिस्ट कवर्ड द स्टोरी फर्स्ट, यहाँ पे द आ जाएगा। तो बस रूल ऑफ थंब को याद रखें, न्यूज़पेपर हमेशा लेते हैं, मैगजीन कभी नहीं लेती। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर हैं हिंदी वाले जिन्होंने अपने नाम के आगे द लिया ही नहीं है, और कुछ मैगजीन्स हैं इंग्लिश वाली जैसे द इकोनॉमिस्ट, इन्होंने द अपने नाम में फिक्स किया हुआ है। चलो आ जाओ आगे। पेपर में इतना अंदर नहीं घुसेगा वो, बस आपको मोटा मोटा समझ लेना है ना, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अब ये रूल बहुत मिसयूज़ किया हुआ है घटिया किताबों में। क्या रूल लिखते हैं, एक्रोनिम्स के आगे, शॉर्ट फॉर्म्स के आगे हमेशा द को लगाया जाए। मैं इसलिए गुस्सा होता हूँ ऐसी किताबों पे, एक तो ये घटिया वाहियात किताबें होती हैं, दूसरा बच्चों ख़राब करती हैं जो इन किताबों को बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। ऐसा रूल कभी भी याद ना करें, शॉर्ट फॉर्म के आगे द आना कभी भी ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करेगा वो शॉर्ट फॉर्म किसकी है ना, कौन से नाउन की शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। जैसे बीजेपी या द बीजेपी वॉन द इलेक्शन, इन कर देना इन बंगाल स्टेट या द बंगाल स्टेट। बीजेपी ने इलेक्शन को जीता बंगाल स्टेट के अंदर। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसका हमने फुल फॉर्म अगर बनाओगे तो बीजेपी बन जाएगी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा द लेती है, तो द बीजेपी यहाँ लगेगा। समझ गए बात को? यहाँ भी द बंगाल स्टेट होगा, बंगाल के आगे स्टेट पड़ गया है, स्टेट के लगने की वजह से बंगाल एडजेक्टिव बना, द यहाँ भी लगेगा। लेकिन यहाँ देखो, पीसीज पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज या द पीसीज केम इनटू आवर हाउसहोल्ड्स ओनली आफ्टर द ईयर 1995। पर्सनल कंप्यूटर हमारे घरों में घुसे महज 1995 के बाद। अब पर्सनल कंप्यूटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आगे द लगेगा, इस एक्रोनिम के आगे कभी भी द नहीं लगाएंगे, है ना। तो ऐसा रूल दिमाग में ना बिठा लें कि एक्रोनिम्स के आगे द लगाना है। पर्सनल कंप्यूटर के आगे नहीं लगता, डीवीडी के आगे नहीं लगता, सीडी के आगे नहीं लगता, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन बीजेपी के आगे लग जाएगा, आरबीआई के आगे लग जाएगा, यूएन के आगे लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्रोनिम्स हो गया। मील्स के आगे नहीं लगेगा। मील का मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट सुबह आपका नाश्ता, फिर डिनर रात का खाना, और बीच में हो जाता है लंच। इनके आगे कभी भी द को ना लगाएं।
ये रूल आधा है, पूरा रूल समझ लो। द लगेगा लेकिन अगर किसी खास मील की बात हो रही है। आई टेक 2 बॉइल्ड एग्स एंड सम कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। मैं 2 अंडे खाता हूँ उबले हुए और थोड़ी सी कॉफ़ी पीता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। देखो ब्रेकफास्ट एक मील है, जनरल बात हो रही है, रोज़ के ब्रेकफास्ट की नाश्ते की बात हो रही है। इन अ जनरल सेंस द को ड्रॉप करें। लेकिन यहाँ देखो, इट कॉस्ट मी ₹500 फॉर डिनर या द डिनर ऑफ यस्टरडे। मेरे पैसे लग गए 500 कल के डिनर में। अब डिनर हो गया स्पेशल डिनर, रोज़ वाले डिनर की बात नहीं हो रही, कल रात वाले डिनर की बात कर रहा हूँ मैं। खास 500 रुपये लगा के आया हूँ मैं। अगर खास मील है, कोई खास डिनर की बात हो गई, द डिनर ऑफ यस्टरडे, द डिनर ऑफ लास्ट वीक, है ना, तो यहाँ पे द को यूज जो आपको करके आना है। ये ऑफ वाला रूल आएगा, वहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आप ऐसा समझ लें, खास मील है इसलिए हमने द को लगाया। कोस्ट 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 अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, ये V2 है ना। तो यहाँ पे कोस्टेड ना लिख करके आ जाना, वर्ब चैप्टर में सीख चुके हो। कोस्ट 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 ऐसे ही चलता है, V1 V2 V3। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 17, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के आगे द ना लगाएं। रूल आधा ही है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के आगे द तब ना लगाएं जब आप प्राइमरी पर्पस से वहाँ जा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहे हैं तो ना लगाएं, पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो ना लगाएं, कॉलेज जा रहे हैं तो ना लगाएं, सोने के लिए बेड में लेट रहे हैं तो ना लगाएं, काम करने अपने ही ऑफिस में जा रहे हैं तो ना लगाएं, मार्केट में जा रहे हैं खरीदारी करने, मंदिर में जा रहे हैं माथा टेकने, हॉस्पिटल में जा रहे हैं इलाज करवाने, तो द को ना लगाएं। अगर इनके अलावा किसी और पर्पज़ से किसी जगह विजिट करें तो वहाँ पे द को लगाया जाए, है ना। स्पेशल पर्पज़ से इनके आगे द लगेगा। सेंटेंसेस जरिए देखते हैं। आई स्लीप इमीडिएटली आफ्टर लाइंग इन द बेड या बेड। मैं झटपट सो जाता हूँ जो है लेटने के बाद बेड में। अब ये बताओ बेड किस लिए होता है भाई? लेटने के लिए होता है ना। प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है बेड का? उसमें आप लेट जाओ। अगर प्राइमरी पर्पज़ होता है बेड का लेटना तो द को यहाँ से ड्रॉप कर दें। समझ गए? बेड या द बेड आई बॉट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिस्तर जो मैंने खरीदा, बेड पलंग जो मैंने खरीदा वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। क्या बेड खरीदने के लिए होता है क्या? अरे बेड सोने के लिए होता है। आप उसको खरीद लो, उसको बेच दो, उसको तोड़ डालो, जो करना आप करो, कौन रोक रहा है। लेकिन उसका प्राइमरी पर्पज़ है उसमें सोना। तो जो बेड मैंने खरीदा वो बड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे खास बेड की बात हो रही है, द बेड लगाऊंगा मैं, द लगा के इसको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर प्राइमरी पर्पज़ ना हो, स्पेशल पर्पज़ हो, तो इनके आगे द लगा देना, बेड के आगे, ऑफिस के आगे, यूनिवर्सिटी के आगे। और नहीं आ रहा हो, प्राइमरी पर्पज़ ना हो तो द मत लगाना। द क्रिमिनल इज स्टिल इन प्रिजन या द प्रिजन। अपराधी अभी भी जेल में है। भाई जेल किस लिए होता है? अपराधियों को रखने के लिए होता है। अपराधी अभी भी गिरफ्तार है, हिरासत में है। यहाँ पे प्रिजन का जो मेन काम है वही काम कर रहे हैं हम। जनरल पर्पज़ से बात हो रही है, स्टिल इन प्रिजन लिखें, ना कि द प्रिजन। बढ़े आगे। चलो, रिलेटिव्स के आगे द ना लगाएं। अगर वो रिलेटिव आपका है, माता पिता, भाई बहन, ग्रैंडफादर, जो भी रिलेटिव है उसके आगे द को चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपका ही है तो, है ना। ग्रैंडफादर या द ग्रैंडफादर इज़ इल टुडे। दादाजी आज बीमार हैं। अब जो बंदा ये बात को लिख रहा है या जो बंदा इस बात को बोल रहा है वो पड़ोस के दादाजी की बात नहीं कर रहा। वो जिनको भी दादाजी बोल रहा है अपना दादाजी वो मान करके बोल रहा है। अगर तुम्हारे दादाजी हैं तो द को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफादर इज़ इल टुडे। वैसे ही सिस्टर या द सिस्टर हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क यस्टरडे। बहन ने मेरी हेल्प की होमवर्क को पूरा करने में कल। अब मैं बोल रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेरी बहन की बात कर रहा हूँ, तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और की बहन ने हेल्प की हो तो या तो मैं उसे बहन मानता हूँ, और नहीं मानता हूँ तो फिर उसका नाम लिखो, योर सिस्टर हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क यस्टरडे। समझ गए ना। अपने के लिए कभी भी द को ना लगाएं, अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए द को लगाने की ज़रूरत नहीं है। माय लिख दो, है ना, माय चलेगा, और चलेगा, द नहीं लगेगा, इसको आप ध्यान रखें। चलो मिसलेनियस, बाकी बचे हुए रूल देख लेते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए द को लगाना है। हाथ है, पाँव है, सर है, हमेशा जो है इनके आगे द को लगाना है। फेमस बिल्डिंग के आगे लगाना है ना, ताजमहल है। हिस्टोरिकल इवेंट्स के आगे लगाना है, कोई क्रांति हो गई, कोई बड़ी घटना हो गई। डायनेस्टी, किसी वंश के आगे, मुगल वंश है, दास वंश था, है ना, जितने भी वंश थे, खिलजी वंश था, सबके आगे डायनेस्टी के आगे द लगाना। किसी भी ट्रेन या शिप के आगे द लगाओ, द टाइटैनिक, द राजधानी एक्सप्रेस। फिर किसी भी होली बुक के आगे द लगाओ, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत। अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं जो हमने मिसलेनियस देखे हैं। हार्ट या द हार्ट सीज फर्दर देन हेड या द हेड डज। हमारा जो दिल है ना वो आगे तक देखता है हमारे हार्ट के मुकाबले, हमारे जो हेड के मुकाबले। मतलब हार्ट जो है दिमाग से भी आगे जो है देख सकता है। हार्ट एक अंग है, बॉडी पार्ट है, हेड भी एक अंग है, बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट्स के लिए द लगेगा, तो यहाँ भी द ठीक है, यहाँ भी द ठीक है। फ्रेश FDI कैन प्रूव टू बी ए शॉट इन आर्म या द आर्म फॉर द इकॉनमी।
नई नई एफडीआई, ताज़ा तरीन एफडीआई या जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रूव हो सकती है एक शॉट इन द आर्म, एक एनकरेजमेंट पूरी इकॉनमी के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। ये शॉट इन द आर्म या शॉट इन आर्म, ये आपने सुनी होगी, बहुत बार आती है ये एडिटोरियल्स में। ये द आर्म ही होती है, कभी भी आर्म नहीं होती। आर्म मतलब बाजू, बाजू एक नाउन है, कौन सा, शरीर का अंग, तो इसके आगे द लगेगा, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, शरीर के किसी भी अंग के आगे हमेशा द को चिपका के ही आना। अब यहाँ देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लिव्स इन वाइट हाउस या द वाइट हाउस। वाइट हाउस एक फेमस बिल्डिंग है, आईफिल टावर है, वाइट हाउस है, कोई भी ऐसी इमारत मॉन्यूमेंट के आगे द लगाना होता है ना। तो लिव्स इन द वाइट हाउस। रामायण या द रामायण इज द स्टोरी ऑफ गुड ट्रायम्फिंग ओवर द बैड। रामायण जो है वो कहानी है अच्छाई की बुराई पे जीत की। द रामायण लगाएं, एक होली बुक है, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, है ना। इसी तरीके से इनके आगे द लगाना है। चलो आ जाओ, रूल नंबर 21, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है। इसको बताने की ज़रूरत मेरे हिसाब से है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं ना, एडजेक्टिव की। फास्टेस्ट या द फास्टेस्ट कार वन द रेस, सबसे तेज़ कार ने रेस को जीता। सीधी सी बात है, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, तो द फास्टेस्ट हमें लिखना ही है, सुपरलेटिव डिग्री आगे द लगाना ही है। वैसे ही द जॉब वॉज गिवन टू मोस्ट या द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, नौकरी दी गई थी सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट को। जाहिर सी बात है, द मोस्ट सूटेबल एक एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, द को लगाना है ना। अब देखो, कभी कभी आपको कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द लगाना होगा। अब वो कौन से केस हैं, ध्यान से समझ लेना, जस्ट अ मिनट। इस स्ट्रक्चर को देख लो, द प्लस में कंपैरेटिव, द प्लस में कंपैरेटिव, ये ऐसे चलती है। मोर या द मोर यू अर्न, मोर या द मोर यू नीड। जितना आप कमाते हो उतनी ही आपको और ज़्यादा ज़रूरत होती है। 10 रुपये कमाते हो तो खर्चे कम होते हैं, ज़रूरत भी कम होती है। जिस दिन 1000 कमाते हो खर्चे 1200 के हो जाएंगे, ज़रूरतें बढ़ जाएंगी। ये द मोर यहाँ भी ठीक है और ये द मोर यहाँ भी ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में जब ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, दो कंपैरेटिव डिग्रियाँ ऐसे ऐसे जुड़ी हों और मतलब ये हो कि ये होता है तो ये होता है, ऐसा होता है तो ये होता है, उस केस में हमेशा आप जो है द को यूज़ करें। वैसे ही हार्डर या द हार्डर यू ट्राई, बेटर या द बेटर यू गेट, जितना ज़्यादा कड़ा आप जो है कोशिश करते हैं उतना ही बेहतर आप बनते हैं। तो यहाँ पे भी द हार्डर, यहाँ पे भी द बेटर। अब यहाँ देख लो लास्ट वाला, द जॉब वॉज गिवन टू मोर एक्सपीरियंस्ड या द मोर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द टू कैंडिडेट्स। जॉब दी गई थी दोनों में से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को। देखो यहाँ पे मोस्ट की बात नहीं हो रही, मोर की बात हो रही है। कैंडिडेट्स दो ही हैं, कंपैरेटिव डिग्री चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे द को यूज़ करूँगा। अब दो रीज़न है इसके। पहला तो ये ऑफ वाला रूल जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, वहाँ से भी आ जाएगा। दूसरा, हम खास कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। मोर एक्सपीरियंस तो ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, लेकिन दो में से एक खास कैंडिडेट को दी गई है। तो याद रखना, जब भी कंपैरेटिव डिग्री लगा करके और दो को किया जाए चूज़, दो में से एक को, तो जिसको चूज़ किया जा रहा है उसके आगे आप द लगाएं, है ना। चलो, रूल नंबर 23। थोड़ा मैं तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं और सारे सिंपल हैं, है ना। 23 नंबर रूल कहता है, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें, नाउन और नाउन के बीच में ऑफ लगाओ तो पहले नाउन से पहले द आएगा। इसको समझ भी लेना लॉजिक से। बैग या द बैग ऑफ राजेश इज़ मिसिंग। देखो, ऑफ आ गया बीच में, बाद में आ गया राजेश नाम का नाउन, पहले आ गया बैग नाम का नाउन, स्ट्रक्चर बन गई ना। तो यहाँ पे द को लगाना है। अब देखो क्यों लगाना है। बैग जो है ना राजेश का, वो मिसिंग है। कौन सा बैग? राजेश का बैग। जैसे ही आपने बैग ऑफ राजेश लिखा, सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों को पता लग गया एक डेफिनेट जो है कॉमन नाउन की बात हो रही है। अब इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है बैग किसका था। समझ गए बात को। जैसे ही डेफिनेट बना, हमने द को लगा दिया। तो ये ऑफ आ जाए दो नाउन्स के बीच में, याद रखें द को लगाना जरूरी है। वैसे ही वाटर या द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ हॉली टू ट्राइब्स या द ट्राइब्स ऑफ दिस जंगल। पानी जो है इस नदी का वो बड़ा होली है, सेक्रेड है उन ट्राइब्स के लिए, उन जनजातियों के लिए जो इस जंगल की हैं। तो वाटर ऑफ दिस रिवर, इस ऑफ से जुड़ा हुआ है दिस रिवर नाम का नाउन। ये दिस एडजेक्टिव है, रिवर के लिए आया हुआ है। ऑफ से पहले जुड़ा हुआ है वाटर नाम का नाउन। समझ गए ना। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे रिवर, दिस लगा इस एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, तो दिस को काउंट मत करो। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखूंगा द वाटर। दो नाउन जुड़ गए तो द वाटर। और वैसे ही ट्राइब्स, ट्राइब्स से बाद में ऑफ है और यहाँ भी जंगल, और ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है ट्राइब्स। तो जंगल और ट्राइब्स दो नाउन के बीच में ऑफ आ रहा है तो द ट्राइब्स। समझ गए ना। तो दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो पहले वाले के पहले द लगाएं क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता है। रूल नंबर 24, कॉमन नाउन के आगे कभी कभी द लगाने से वो एब्सेंट नाउन बन जाते हैं। द वॉर इन्वोक्ड सोल्जर या द सोल्जर इन हिम। जंग ने जगा दिया उसके अंदर के सिपाही को।
अब ये बताओ, सोया हुआ था क्या उसके अंदर कोई सिपाही? मतलब वो आदमी है, एक आदमी है, इसके पेट में एक सिपाही सोया हुआ था, वो जग गया, ऐसा था क्या? नहीं। जंग ने उसके अंदर के सिपाही की भावना को जगा दिया, उसके अंदर के फौजी पने को जगा दिया। जंग ने उसके अंदर के फौजी की फीलिंग्स को जगा दिया। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, फीलिंग ऑफ ए सोल्जर। समझ गए ना? हम यहाँ पे भावनाओं की बात कर रहे हैं तो द को लगाएं। तो जंग ने जगा दिया उसके अंदर के सिपाही को या सिपाही की भावनाओं को, द सोल्जर इन हिम। वैसे ही लीडर या द लीडर इन हिम टुक हिम टू द टॉप ऑफ द कंपनी, उसके अंदर के नेता ने, उसके अंदर के नायक ने, वो उसको, उसके अंदर का नायक उसे ले गया कंपनी के सबसे टॉप पे। तो वो इतना बड़ा लीडर था अंदर से कि कंपनी के टॉप पे जाकर के ही वो माना। अब यहाँ पे उसके अंदर की लीडरशिप की बात हो रही है, द लीडर इन हिम, तो यहाँ पे द को हम लगाएंगे। इसकी ट्रिक देख लेना, इन हिम लगा होगा, है ना, तो उस केस में द लगा के आना, सोल्जर इन हिम, फादर इन हिम, जज इन हिम, है ना, द लीडर इन हिम, उस केस में द को लगाएं। लास्ट रूल है अपना आज का, द को किस केस में कभी नहीं लगाना है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं डिटरमाइनर। पहले होते हैं आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं पजेसिव, तीसरे होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आर्टिकल ए एंड दी, द खुद ही एक डिटरमाइनर है। पजेसिव जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, अमन का, यशिका का, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लग जाए जिस नाउन के बाद में, या जो पजेसिव एडजेक्टिव हो, ये सब के सब कहलाते हैं डिटरमाइनर। और तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज, है ना, ये वाली कार, वो वाली कार, ये सब जो डिटरमाइनर है ना, जहाँ पे तुम्हें दिख जाएं, द इसके दूर दूर नहीं पटकेगा। क्यों? कभी भी दो डिटरमाइनर एक साथ नहीं आते। अगर ऐसा है तो आर्टिकल खुद भी एक डिटरमाइनर है, अगर आर्टिकल खुद डिटरमाइनर है तो द किसी डिटरमाइनर के बाद में नहीं आएगा। समझ गए ना? सीधा सा इसका लॉजिक है, दो डिटरमाइनर को एक साथ ना लगाया जाए, द खुद भी एक डिटरमाइनर है, इससे पहले कोई डिटरमाइनर ना लगाएं। अब देख लो, अ ट्रक हिट मी इन माई आर्म या द आर्म, एक ट्रक मुझे चोट मार गया मेरी बाजू में। आर्म एक बॉडी पार्ट है, आप जानते हैं, इसके आगे द आएगा, आप जानते हैं, लेकिन आपने माई लगा दिया है, एक डिटरमाइनर लगा दिया पजेसिव। अगर ऐसा है तो यहाँ पे बिंदास लिख के आओ, माई आर्म, द को ना लगाओ। समझ गए ना? इन केसेस में द को कितने भी रूल लग रहे हो ड्रॉप करके ही आना है, अगर इनमें से कोई भी दिख जाए तो। वाल्मीकि's रामायणा या द रामायणा टीचेज अस टू बी काइंड, ब्रेव एंड ट्रूथफुल। जो रामायण है वाल्मीकि की, वो हमें टीच करती है कि हम दयालु बने, बहादुर बने और सच्चे बने। रामायण के आगे द लगता है, कुरान के आगे लगता है, बाइबल के आगे लगता है, वेद के आगे लगता है, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि's आ गया। वाल्मीकि की रामायण, यशिका का बैग, अमन की किताब। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे इस पजेसिव की वजह से रामायण के बीच में द नहीं आएगा। अब सीधे बोलो, वाल्मीकि's रामायण टीचेज अस टू बी काइंड, ब्रेव एंड ट्रूथफुल। ये हो गया आपका आर्टिकल चैप्टर, है ना। 25 रूल हो गए हैं मोटे मोटे, इसके बाद कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। इनको कर लो, तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे ना आर्टिकल्स के, कम से कम 9 नंबर लेके आओगे, 9.5 नंबर। समझ गए ना? अब आपका क्विज़ दिखा देता हूँ और क्विज़ का दिखा देता हूँ मैं आंसर्स। ये तुम्हारा क्विज़ है और ये हैं सारे आंसर्स। जहाँ पे द रिमूव किया वहाँ पे मैंने नाउन को लाल कर दिया, जहाँ पे द को लगाया वहाँ पे ने द को लाल कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से अपने आंसर्स देख लेना और मैच करना। और कितने नंबर बने, शायद ये 20 एरर्स होंगी, गिन लेना कितनी है, 10, 15, 20 जितनी भी हैं। आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आपको मिले। मुलाकात लूँगा। अब करेंगे कंजंक्शन चैप्टर। ग्रामर पूरी करवा रहा हूँ, किसी का भी बहाना ये ना आए कि सर हमारी पूरी नहीं हुई, हमारे को तो इंग्लिश आती नहीं। सब करवा चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारी डेडिकेशन की ज़रूरत है। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।